कि भाई इन सवालों को हमें अब तैयार करना है, इन कंसेप्ट को अब हमें तैयार करना है, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। तो सर, जो आपकी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो कि लागू हुई 24 में, उसमें कल हमने क्या नई चीज जोड़ी गई है, उसमें हमने आपको बताया कल था कि वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, बेल, बेल बॉन्ड, बॉन्ड और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये 5 वर्ड हमने बताए थे। ये कहाँ जो जोड़े गए हैं हर जी? सर डेफिनेशन क्लॉज में जोड़े गए। ये अपने डेफिनेशन क्लोज में जोड़े गए हैं, ये मैं आपको बोला भी। उसके बाद अगला जो सेक्शन जोड़ा गया, वो जोड़ा गया सेक्शन 35 का रूल नंबर 7। क्या कहता है 35 का रूल नंबर 7? 35 का रूल नंबर 7 ये बोलता है, वैसे तो 35 जो है ना, सेक्शन 35 पुराने का सेक्शन 41 है। पहले 41 क्या था अक्षिका? हाँ जी सर, 41 था व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं, अभी हम उन पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं जो पुरानी सीआरपीसी में नहीं थे, या थे पर नई सीआरपीसी जिसको हम बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोल रहे हैं, उसमें चेंज कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये पता लग जाए अनिल जी कि नया क्या है या अमेंड क्या किया, जबकि मैं आपको पहले क्या कह चुका हूं हर जी, पुरानी पुरानी सीआरपीसी और नई सीआरपीसी में कितना अंतर है? सर ज़्यादा अंतर नहीं है, कुछ सेक्शंस तो ऐड करे गए, बहुत सारे सेक्शंस ऐड किए गए हैं, तो एग्जामिनर इसके पर ज़्यादा क्वेश्चन है बनाने के लिए। शेड्यूल सेक्शन मतलब नंबरिंग करी गई, चैप्टर्स जो है वो भी बस नंबरिंग करी गई है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं सर, अगर आपने सीआरपीसी पहले पढ़ी हुई है, अगर आप सीआरपीसी का बेसिक जानते हो, तो उस केस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये मैं कह रहा हूं अनिल जी, अजय जी। हाँ, बहुत नॉमिनल चीजें या बहुत 4-5 कंसेप्ट या तो नए लाए हैं या पुरानों में हमने जोड़ा है। अब मैंने बोला भाई 37, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि पुराने सेक्शन का सेक्शन नंबर 41 था। अगर आपको पुराना सेक्शन पता है 41 क्या था, अनसुईया जी, सेक्शन 41 सीआरपीसी का क्या था पुराना? अरेस्ट हाउ मेड। अरेस्ट हाउ मेड 41, 46 था वो, अरेस्ट हाउ मेड 41 था कि अरेस्ट विदाउट वारंट। तो बाकी जो सेक्शन है हर जी, वो तो सेम है, पर इसमें एक सब सेक्शन और जोड़ दिया जिसको कि हम 35(7) बोल रहे हैं। अब हमें पता होना चाहिए भाई 35(7) क्या है। तो सर 35(7) में इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे अपराधी को जिसकी सजा 3 साल से कम है, किसी भी अपराध की सजा अगर 3 साल से कम है ना अजय जी, और ऐसा व्यक्ति या तो कमजोर है या उसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, तो तब अगर आप उसको अरेस्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा हर जी? सर आपको डीएसपी जो डीएसपी से कम के रैंक का ना हो ऑफिसर, उस ऑफिसर की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब अगर आप देखेंगे, बाकी पूरा सेक्शन सेम है, बाकी जैसा 41
अरेस्ट विदाउट वारंट आप पहले पढ़ चुके हो, पहले आपको याद है, तो आपको कोई भी नई चीज सीखने की जरूरत नहीं है, उसी को ही पेपर में लिख दो। हाँ, इसमें एक चीज ऐड ऑन करी है। क्या ऐड ऑन करी है अक्षिका? कि कोई भी व्यक्ति जो या तो इनफर्म है या उसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और उसने कोई ऐसा अपराध करा है जिसकी उम्र ऐसा अपराध करा है जिसकी सजा 3 साल से कम है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को आप अरेस्ट तो कर सकते हो, पर आपको डीएसपी से कम के, जो डीएसपी से कम के नीचे का रैंक का बंदा ना हो, ऑफिसर ना हो, उसकी परमिशन लेके फिर आप अरेस्ट कर सकते हो। ये पॉइंट पकड़ में आया अजय जी? अजय जी पकड़ में आया पॉइंट? जी सर। कि अगर 3 साल से कम का सजा वाला कोई अपराध है और उसमें कोई व्यक्ति ऐसा है जो जिसकी उम्र ज्यादा है, अपर एज का है या इनफर्म है, कमजोर है, बीमार है, तो उसको अरेस्ट करने के लिए आपको डीएसपी की सैंक्शन लेनी पड़ेगी, ये कह रहा है। ठीक है। उसके बाद अगला एक पॉइंट 86 नंबर, नए की एक्ट की बात कर रहे हैं हम। तो यहां पे 86 में इन्होंने ये कहा है कि प्रोक्लेम पर्सन, मैं आपको पहले बोल चुका हूं अर्जी, प्रोक्लेम ऑफेंडर के लिए नई बीएनएसएस में ड्रास्टिकली चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? कि भाई अब उसकी वेट करने की जरूरत नहीं है, आप मुकदमा कंटिन्यू करते रहोगे। और एविडेंस एक्ट में क्या चेंज किया अर्जी, कुछ अंदाजा है? सर एविडेंस में उसमें जो को एक्यूज है उनकी एविडेंस ले सकते हैं प्रोक्लेम ऑफेंडर। अगर कोई एक्यूज पीओ हो चुका है, जो भी हम बताएंगे, प्रोक्लेम ऑफेंडर हो चुका है, भगोड़ा हो चुका है, और उनका बाकी बंदों का जो ट्रायल चल रहा है, अगर इकट्ठे अपराधी है, तो प्रोक्लेम ऑफेंडर के खिलाफ भी अगर कोई कन्फेशन है तो वो कन्फेशन उस प्रोक्लेम ऑफेंडर के खिलाफ भी क्या की जाएगी अर्जी? मानी जाएगी सर, कंसीडर की जाएगी। ये एविडेंस एक्ट में बोला। वहां रुकेगा नहीं आपका दावा केस प्रोक्लेम ऑफेंडर के खिलाफ। पहले क्या होता था अर्जी? सर फाइल क्लोज हो जाती थी, जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तब तक फाइल रीओपन नहीं होती थी, ट्रायल रुक जाता था। अगर बाकी अपराधियों के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति प्रोक्लेम ऑफेंडर हो गया तो उसकी फाइल क्लोज हो जाती थी और बाकी बंदों की फाइल कंटिन्यू चलती रहती थी, बाकी बंदों का केस कंटिन्यू चलता रहता था। यहां तक ठीक है? अब नहीं है ये, अब ये प्रोसेस नहीं है। तो सर इसने कहा कि अगर पुलिस ऑफिसर जिसका रैंक क्या है, या तो वो एसपी है या वो सीपी है, कमिश्नर ऑफ पुलिस है, वो अगर कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए, रिटर्न एप्लीकेशन, रिटर्न रिक्वेस्ट करे, तो कोर्ट उस केस में प्रोक्लेम ऑफेंडर की प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करेगा और फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का प्रावधान रखा। मोटा मोटा हम कहना चाहते हैं त्यागी जी, सहायक जी, अजय जी, कि अब इन्होंने प्रोक्लेम ऑफेंडर के खिलाफ शिकंजा कैदा कसा है। ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट है 106, जो बात करता है, मानव लोट बोलिए हर जी। सेक्शन 106 पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। 105 सॉरी, सेक्शन 105 रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस। तो सर ये एक नया पॉइंट इसमें डाला है। क्या कहना चाहता है ये?
वाइल इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई सर्च या सीजर की जाती है, कोई तलाशी ली जाती है, ठीक है, कोई चीज को लिया जाता है, तो पुलिस उसकी सर्च कैसे करेगा? उसकी सर्च के लिए अब वो थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन, जो डेफिनेशन क्लोज में अभी हम आपको बताएंगे, वो करनी पड़ेगी। मतलब इसमें लिखा भी है, जब पूरा पढ़ेंगे इसको आने वाले टाइम में, कि प्रेफरेबली ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन में क्या, किस चीज को प्रेफरेंस दी गई है अक्षिका? फोन को, कि भाई आप जी, जब सर्च और सीज कर रहे हो तो फोन से उसकी रिकॉर्डिंग करो। जो रिकॉर्डिंग आगे चल के कहां देनी है आपको? आपको वो रिकॉर्डिंग डीएम, एसडीएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यहां पे आपको बिना डिले के इसको फॉरवर्ड करना है। अब अगर अनसुईया जी कोई भी सर्च या सीज करी जाएगी वाइल इन्वेस्टिगेशन, तो पुलिस ऑफिसर उसकी रिकॉर्डिंग फोन के जरिए करेगा, और वो रिकॉर्डिंग आपको डीएम, एसडीएम या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को भेजनी है। फाइल का पार्ट बनाना है उसको, मतलब अब ये कह दिया इन्होंने। ठीक है अर्जी, यहां तक? हाँ। यस सर। उसके बाद अगला 107, ये भी एक नया सेक्शन है, जहां पर इन्होंने ये कहा, अक्षिका जी मानव नोट पढ़ो। हाँ जी सर। सेक्शन 107, अटैचमेंट, फॉरफीचर और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो हमने ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जरूरत पड़ने पर एक्यूज की प्रॉपर्टी को अटैच करने का, और अगर उसमें एज पर सेक्शन काम ना हो तो उस प्रॉपर्टी को सरकार में फॉरफिट करने का, और अगर कोई जस्टिफाइड रीजन ना हो अटैचमेंट करने का तो उस प्रॉपर्टी को वापिस करने का। ये तीनों कामों की प्रक्रिया का एक नया सेक्शन इन्होंने इंसर्ट किया है, सेक्शन नंबर 107 में। ठीक है यहां तक हर जी? अभी हमारा ये आज का लेक्चर और कल का लेक्चर इस बात को लेकर है कि पुरानी सीआरपीसी में क्या था, और बेसिकली जो बीएनएसएस आया उसमें नई चीज क्या जोड़ी गई। अमित जी कुछ आ रहा पकड़ में? अमित जी? हाँ चलिए। उसके बाद अब इन्होंने 172 172 वहां पे इन्होंने चेंज किया। अनसुईया जी बोलिए, दिखा क्या है? जी सर। सर नया वाला 172। हाँ नए की बात कर रहे हैं अभी। सर पर्सन्स बाउंड टू कंफर्म टू लॉफुल डायरेक्शंस ऑफ पुलिस। तो अब इन्होंने पर्टिकुलरली ये बोल दिया कि पुलिस की, आपने देखा होगा अनसुईया जी पहले आईपीसी में भी लिखा हुआ है कि पब्लिक सर्वेंट की अगर डायरेक्शन को ना माने तो उसके खिलाफ केस बन जाएगा। ये तो पढ़ा है अरविंद जी। पर अब इन्होंने पुलिस का पर्टिकुलर लिख दिया कि अगर कोई पुलिस वाला की डायरेक्शन को, पुलिस की डायरेक्शन को अगर कोई व्यक्ति ना माने तो उसके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। पुलिस की डायरेक्शन को मानने के लिए अजय जी आप बाउंड हो। अब ये बातें पर्टिकुलर इन्होंने लिख दी है, जो पुराने सीआरपीसी में नहीं था। कहीं सामान्य रूल तो था अनसुईया, पर पर्टिकुलर नहीं लिखा हुआ था, ये मैं कहना चाहता हूं। उसके बाद 336 पढ़िए, दिखा सहायक जी। 336
Evidence of public servants, experts, police officers in certain cases. तो 336 में जैसा कि हमने शुरू में कल बोला था आपको, अजय जी अगर ध्यान हो तो, एविडेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट, एक्सपर्ट, पुलिस ऑफिसर इन सर्टेन केस। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो पाएंगे कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट की, एक्सपर्ट की और पुलिस ऑफिसर का नाम भी लिखा है अनसुईया जी, तो इनकी एविडेंस हम उसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन करी गई और जो रिपोर्ट तैयार करी गई हर्जी, और वो पुलिस ऑफिसर या पब्लिक सर्वेंट कहीं दूसरी जगह चला गया, तो उस रिपोर्ट को ले जाकर जो प्रेजेंट ऑफिसर है वो उसको कोर्ट की कार्रवाई को आगे परस्यू करेगा। कुछ आया पकड़ में थोड़ा बहुत हर्जी? बाकी Yes, मैंने बोला बाकी हम अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब ज्यादा बेहतर आएगा। हमने ये कहा कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट, पुलिस ऑफिसर या एक्सपर्ट उसके बारे में कुछ सर्टेन केसेस में, सभी में नहीं, सर्टेन केसेस में उनकी गवाहियां, तो किन की गवाही कि इन्वेस्टिगेशन एक अफसर ने करी, वह फाइल पे उसकी हमने कुछ डॉक्यूमेंट बनाया और फिर अफसर की बदली हो गई, तो उस डॉक्यूमेंट को दूसरा अफसर भी पेश कर सकता है। ये मैंने एक सिंपल बात आपको बताने की कोशिश करी है। ठीक है जी, यहां तक? अभी तक हम आपको ये कैटेगराइज करवाना चाह रहे हैं अनसुईया जी, नए एक्ट में क्या चीज बदल गई, और बाकी 90% कैसा है अक्षिका? So similar है। बाकी 90% सिमिलर है। तो जिस बच्चे ने पहले पढ़ा हुआ है उसको नए BNSS से घबराना नहीं है। जो आप पहले पढ़ चुके हो वही कंसेप्ट आज है। अभी हम लास्ट में क्वेश्चन भी लिखवाएंगे आगे, अभी आज ही, कि भाई किन किन क्वेश्चन को हमें BNSS के लिए तैयार करना है। ठीक है यहां तक? चलिए, उसके बाद अगला है 356। पढ़िए अक्षिका जी। हाँ जी सर। 356 इंक्वायरी, ट्रायल और जजमेंट इन abstention ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। हाँ सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस पूरे BNSS का। इसमें सायक जी, सुधीर जी, बाकी मेरे फ्रेंड, इन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि अगर कोई व्यक्ति प्रोक्लेम ऑफेंडर हो जाएगा तो पहले उसकी फाइल बंद हो जाती थी, अब वो फाइल बंद नहीं होगी बल्कि उसके खिलाफ उसकी अब्सेंस में केस आगे चलता रहेगा। और एंड में क्या करेगी कोर्ट उसके बारे में अनसुईया जी? प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर करेगी। वो तो हो आ लिया, उसके बाद अर्जी सर जजमेंट दे देगी। प्रोक्लेम ऑफेंडर के खिलाफ पहले डिक्लेयर होने के बाद उसकी फाइल बंद हो जाती थी, उसके खिलाफ केस आगे नहीं चलता था। कब तक? जब तक कि वो मिले ना। कितने साल के अंदर अंदर हर्जी? सर 90 डेज। सॉरी 90 डेज का टाइम पीरियड इसमें। सर, प्रोक्लेम ऑफेंडर तो कभी मत मिलो, फाइल पड़ी रहेगी बंद। कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन कोई था वहां?
प्रोक्लेम ऑफेंडर चाहे 2 साल ना मिलो तो 2 साल बंद पड़ी रहेगी, 10 साल ना मिलो 10 साल बंद पड़ी रहेगी, 50 साल बाद मिल गया, आ जाओ भाई, केस ओपन हो जाएगा और उसके खिलाफ गवाहियां होगी, उसके खिलाफ जो आर्गुमेंट होगा, उसके खिलाफ ये पता लगेगा कि ये अपराधी है या नो अपराधी है। अनु शर्मा जी वीडियो ऑन करिए। तो सर पर अब ऐसा नहीं है यार जी, अब क्या कर दिया कि भाई जैसे ही कोर्ट ने पीओ प्रोसीडिंग करी, पीए डिक्लेयर हुआ, उसके बाद भी उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई स्टॉप नहीं होगी। तो क्या होगा फिर, उसके खिलाफ जो है केस आगे चलता रहेगा। एंड रिजल्ट क्या होगा, या तो कोर्ट उसको सजा देगी और या कोई बेनिफिट मिलेगा तो भाई बेनिफिट दे देगी। ठीक है अनुसुईया जी। पर इन्होंने यहां पे किसको विंडो दी, प्रोक्लेम ऑफेंडर को, कि अगर उसको मान लो सजा दे दी प्रोक्लेम ऑफेंडर को, तो उसके पास ये च्वाइस है अनुसुईया जी, अगर वो कन्विक्शन से एग्रीड है तो जजमेंट के 3 साल के अंदर अंदर आकर वो कोर्ट में अपनी अपील फाइल कर सकता है, क्योंकि सारा मामला उसके एब्सेंस में हुआ। अगर कन्विक्शन होती है तो ही हैव ए राइट टू फाइल एन अपील विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट। ये सारी बातें आपके 356 में लिखी हुई है, ये मैं बताना चाहता हूं। ठीक है यहां तक, चलिए सर। उसके बाद अगला पॉइंट है 398। सहायक जी बोलो मार्जिन नोट। 398 Section 398 Witness Protection Scheme. हाँ, तो सर क्या कह रहा है 398, ये हमारे नए एक्ट में नहीं था अजय जी, पुराने में नहीं था ये, अब नए में इंसर्ट करा है। आपने बहुत बार देखा त्यागी जी, आपने अक्षिका जी बहुत बार देखा, आपने और हर जिन आपने देखा होगा, शायद आपको ध्यान हो में भी, कि पिछले 15 साल पहले, टाइम आगे पीछे भी हो सकता है, जैसिका लाल मर्डर केस था, प्रियदर्शनी मट्टू केस था, उसके बाद एक वो था नीतीश कटारा मर्डर केस था, याद है थोड़ा बहुत, नीतीश कटारा मर्डर केस, जैसिका लाल मर्डर केस, प्रियदर्शनी मट्टू केस, ये सारे ही केस हाई फाई थे, हाई प्रोफाइल थे। नीतीश कटारा में तो जो विदाउट प्रेजुडाइज बोल रहा हूं मैं, जो यूपी के बाहुबली डीपी यादव है, उनकी लड़की का प्रेम प्रसंग था। उसके बाद जैसिका लाल मर्डर केस में हरियाणा का एक नेता विनोद शर्मा, उसका लड़का मनु शर्मा, जिसका नाम सिद्धार्थ वशिष्ठ था, इसके नाम से अथॉरिटी भी है, तो वो एक्यूज था। ठीक है, और प्रियदर्शनी मट्टू केस में कौन था, कुछ अंदाजा है प्रियदर्शनी मट्टू केस में? प्रियदर्शनी मट्टू जो है एक लॉ स्टूडेंट थी दिल्ली में, और उन्हीं का ही एक लॉ स्टूडेंट मतलब कुलीग संतोष कुमार, उसने जो है उसका एक तरफा प्यार था शायद, उसने उसका मर्डर कर दिया था लॉ स्टूडेंट ने, और उसका फादर जो है यहाँ पे आईजी या डीआईजी वगैरह था दिल्ली में, आईजी था या डीआईजी था। ठीक है, तो इन तीनों ही केस में और भी बहुत केस थे। अब मैं केसों का नाम क्यों ले रहा हूं, इसको कुछ अंदाजा है किसी को? हर जी सर उसमें कोई कंपनसेशन नहीं मिला था, इस वजह से कोई ऐसी कंपनसेशन स्कीम नहीं थी। सहायक जी बोलो आप। सर सेक्शन पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है कि विटनेस का प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं वो तो ठीक है, मैं तो witness केस को मार दिया गया। मैंने तो केसों का जिक्र पूछा भाई, मैं इतने केसों का जिक्र क्यों कर रहा हूं अनसुईया जी? हम इतने केसों का जिक्र यूं कर रहे हैं कि इन तीनों ही केस में इनिशियली एक्यूज क्या किया गया था, एक्यूज को एक्विट किया गया था।
ट्रायल कोर्ट ने इनिशियली जो है इन केसों में एक्यूज को एक्विट किया था, और प्रियदर्शनी मट्टू केस में तो ये भी कहा था जज ने, अर्जी जज ने ये भी बोला था कि मुझे पता है किसने मर्डर करा है, पर एविडेंस नहीं है। ठीक है, तो उस केस में क्योंकि हम एविडेंस से बाहर जा नहीं सकते, हमारी गट्स फीलिंग, जज की कोई गट्स फीलिंग नहीं होती, तो फिर क्या जिक्र है इस सारी बातों का कि तब उसके बाद समाज में आक्रोश हुआ और उसके चक्कर में हाई कोर्ट ने दोबारा इन केसों में रीट्रायल करवाया। एक्विट क्यों हो गए थे हमसिया जी, हर जी? सर ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। नहीं, वो तो था ही था। एक्विट यूं हो गए, उसमें जो सरकार के गवाह थे, प्रोसिक्यूशन के विटनेस थे, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन में गवाही दी थी, वो आगे जाके होस्टाइल हो गए। होस्टाइल क्यों हो गए? क्योंकि उनको जान का खतरा था, उनको प्रोटेक्शन ना मिली, बीच में मर मुरा गए, कोई मर्डर हो गया मतलब। तो इन सभी केसों में तो फिर आगे चल के विटनेस और विक्टिम, इनको प्रोटेक्ट करने की मांग जारी हुई कि भाई इनको प्रोटेक्ट करने का काम किया जाए। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी 2018-19 में एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम बनाई, और एक केस लॉ था महेंद्र चावला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, महेंद्र चावला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कहा अनुसुईया जी कि कोर्ट ने कहा सरकार को कि भाई आपको एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम बनानी है। ठीक है यहां तक? अब सरकार ने बनाई स्कीम, और उस पॉइंट को अब हमने नई BNSS में इंसर्ट कर दिया है। इसमें हमने कहा, सहायक जी ने पढ़ा भी, कि प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट, हर राज्य की गवर्नमेंट, वो एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम अपने सरकार में, अपने स्टेट में विटनेस के प्रोटेक्शन के लिए स्कीम बनाएगी। मैंने बोला ना कि पहले महेंद्र चावला केस आया, उसने सेंटर को बोला, सेंटर ने एक स्कीम बनाई, और BNSS में बोला कि भाई हर स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य में विटनेस के प्रोटेक्शन के लिए एक स्कीम तैयार करेगी। ठीक है यहां तक हर जी? कुछ पल्ले पड़ रहा है? चलिए, उसके बाद अगला पॉइंट है 472। अक्षिका जी, Yes, sir. इससे पहले एक 472. रिक्वेस्ट मैं कर दूं पहले ही, कि हमने बार बार बोला है, मेरे जो पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू में वीडियो ऑन रखना मेरी तरफ से कंपलसरी है। कोशिश करिए सबका वीडियो ऑन हो, ये मैं बोलना चाहता हूं। उसके बाद कोई भी किसी भी पॉइंट को लेके हमें कोई भी क्वेरी है, तो उसके लिए हम बार बार बोल चुके हैं कि हमारा जो नंबर है उस पे आप अपना व्हाट्सएप क्वेरी कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर जो है हमने कल भी बताए थे, एक बार आपको आज और दोबारा लिखवा देते हैं एक बार। 9868, एक बार नंबर लिख लीजिए अगर कोई वो हो तो, 9868829874। और दूसरा हमारा नंबर आपका नहीं आया भाई मेरे को, हर्ष आप बोलो बेटा। हाँ, दूसरा नंबर है काशिफ सर का नंबर है, नंबर है 833784
28246 और ये दोनों नंबर चैट बॉक्स में भी डाल दिए। हाँ, और इसके अलावा जैसा आपको पता ही है कि जो मेरा जो फिजिकल रेजिडेंस है वो गुड़गांव में है। अगर किसी को फिजिकल कोई असिस्टेंस चाहिए तो वो गुड़गांव से जो कोई अगर नियर बाई है तो वहां पे भी हमें कांटेक्ट कर सकता है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ये मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक, फिजिकल क्लास वगैरह के बारे में या कोई और आपको कोई या कोई और भी कोई आपको आवश्यकता है तो उसके बारे में भी बात कर सकता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। पढ़िए अक्षिका जी। जी सो सेक्शन 472 mercy petition in death sentence cases. हाँ, तो सर अभी जो जुडिशल रिकोर्स है उसकी आखिरी पायदान क्या है अक्षिका जी? जो हमारा Sentence. गवर्नमेंट के 3 पार्ट है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। Yes, sir. तो जब जुडिशल सिस्टम हमारा काम करता है तो उसकी आखिरी पायदान क्या है, कहां तक हम न्याय के लिए लड़ते हैं? सर अगर हम इसमें जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। ठीक है, यहां तक सुप्रीम कोर्ट तक हम अपनी जुडिशल साइड से लड़ते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर कर दे तो उसके बाद हम कहीं जा सकते हैं अर्जी? सर डेथ सेंटेंस के केस में जाते हैं, प्रेसिडेंट सर के पास जाते हैं, मर्सी पिटीशन फाइल करते हैं। तो प्रेसिडेंट किस पॉइंट को इंडिकेट करता है, सरकार के किस अंग को इंडिकेट करता है अर्जी? सर वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। एग्जीक्यूटिव को। और प्रेसिडेंट जो है ये जुडिशियल वर्क करता है या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है? सर प्रेसिडेंट Executive. हमारे एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है सर। हाँ, ये उसका कोई जुडिशियल वर्क नहीं है, ये उसका एक प्योर एडजेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव वर्क है। इसमें कोई जुडिशरी का कोई पॉइंट नहीं है। जज को कुछ चीज एक्सप्लेन नहीं करना, हाँ रैशनल अपना माइंड अप्लाई करना है, पर यह जरूरी नहीं कि भाई एक को डेथ पेनल्टी दी तो उसको माफ कर दी और दूसरे को डेथ पेनल्टी दी उसको नहीं माफ करी। पर ये डिसाइड कौन करेगा अर्जी? सर कोर्ट डिसाइड करेगी। प्रेसिडेंट सर। हाँ मर्सी पिटीशन में सर प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। हमने बोला कि अगर प्रेसिडेंट के पास 4 मर्सी पेटिशन आई अक्षिका तो उसमें प्रेसिडेंट अपना विवेक का प्रयोग करेगा, गुड फेथ में वो सबका प्रयोग करेगा, मेलाफाइडी केस टू केस नहीं देखेगा। ये उसका प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, ये हम कहना चाहते हैं आपको। अब ठीक है यहां तक? चलिए, पर अब इसमें बीएनएस में क्यों डाला इसको सुधीर जी? बीएनएसएस में क्यों डाला सुधीर जी? क्योंकि सर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वह सीआरपीसी की जगह ली है और इसी के तहत सर हमारी जो बीएनएस की कार्रवाई होती है पूर्ण होती है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि मर्सी पेटिशन तो पहले भी आती थी। मर्सी पेटिशन का सीआरपीसी में कहां था पहले? पहले नहीं था, पहले तो नहीं था, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन से आते थे सर। अब भी कॉन्स्टिट्यूशन से आती है, आती तो वहीं से ही है सब कुछ। पर सर हम ये कहना चाहते हैं सहायक जी, अक्षिका जी, अजय जी, अनसुईया जी, बाकी मेरे भाई, कि अब पहले मर्सी पेटिशन का एक सिस्टम नहीं था कि एक्यूज जिसको डेथ पेनल्टी मिली वो प्रेसिडेंट को कितने दिन में, कितने महीने में, कितने टाइम में अप्लाई करेगा और प्रेसिडेंट उसमें कितना एक्शन लेगा, कितने दिन में एक्शन लेगा। तो मैं बताना चाहता हूं हरजी कि नया बीएनएस में मर्सी पेटिशन के प्रोसीजर को रेगुलेट कर दिया, जो पहले सीआरपीसी में नहीं था, पहले नहीं था। मैं ये बोलना चाहता हूं, अब मर्सी पेटिशन को रेगुलेट कर दिया कि
एक एक टाइमलाइन बना दी, एक चेकलिस्ट बना दी, एक प्रोसीजर बना दिया, ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है सुधीर जी, चलिए उसके बाद अगला पॉइंट हमारा लास्ट है इसका, जो कि 530 है। पढ़िए सुधीर जी 530। trial and proceeding to be held in electronic mode। हाँ सर, तो अब इन्होंने ये कहा कि हमने पहले ही बोला कि नई BNSS क्यों बनाई है, उसके लिए हमने बोला कि भाई अंग्रेजियत को खत्म करना है, उसके बाद सेक्शनों को कंसोलिडेट करना है, और एक कारण था कि जो हमारा आज का आधुनिक भारत है उसमें जो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, डिजिटल प्रोग्रेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सारा चीजें हम करने कर दी है, तो फिर जुडिशरी क्यों पीछे रही। आपने देखा होगा कोविड के दौरान कार्रवाइयां कैसे होने लग गई हर जी, सर थ्रू वर्चुअल मोड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वर्चुअल मोड पे होने लग गई थी। उससे पहले कोई सिस्टम था ऐसा कोई, कोविड से पहले? नो सर। कम था, बहुत ज्यादा, बहुत कम था। एक बताया था उन्होंने, एक केस है स्वप्नलिल त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आई थिंक, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। अभी 4-5 साल पहले का केस है, ठीक है, पर वो इतना ऑपरेट नहीं हो रहा था। फिर कोविड आ गया, और कोविड में हमारी मजबूरी हो गई अक्षिका कि हम घर से बाहर तो निकले नहीं 1 साल, तो वहीं से हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज किया, और उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने ही हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम और बाकी सारे सिस्टम को भी अपग्रेड करा। अब आप देखेंगे कोविड के बाद ऑनलाइन एजुकेशन का जो बाजार है वो कितना बढ़ गया हर जी। बहुत ज्यादा, जैसे हम अभी कर रहे हैं, ये भी ऑनलाइन एजुकेशन का ही पार्ट है। हाँ डेफिनेटली सर, कि पहले तो ये पॉसिबल ही नहीं था, कोई प्रैक्टिकली नहीं सोच पा रहा था, कोई कर ही नहीं पा रहा था। और अब हम यहाँ बैठे बैठे, कोई भाई गोरखपुर से, कोई दिल्ली से, कोई और दूर से, कोई महाराष्ट्र पंजाब तक जो है, हम ऑनलाइन आपस में बातें कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो यही पॉइंट अब हमने नई BNSS में डाल दिया। और क्या लिखा हमने, लिखा, हाँ सहायक जी ने सही बोला, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और आपकी आवश्यकता क्या है सहायक जी? रिप्लाई करिए। यस सर। आपकी आवश्यकता क्या है? स्टडी। स्टडी तो कुछ भी कर लो, आपकी आवश्यकता क्या है अनसुईया? हर्ष? सर जज बनना। हाँ, हमारी आवश्यकता जज बनना। अब करो आविष्कार, करो आविष्कार, मन लगा के पढ़ाई करो। और सिर्फ पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि रीडिंग करना, पढ़ाई का मतलब केयरफुली सुनना, ध्यान से बोलना, बिटवीन द लाइन रीडिंग करना, पोलाइटली कन्वर्सेशन करना, और आधा घंटा अपने पूरे दिन को एनालाइज करना, मेमोराइज करना। अगर ये आप करते हो, मुझे नहीं लगता कोई बच्चा फेल हो सकता है। मैं लिख के दे सकता हूं,
अगर किसी ने मेरे से लिखवाना है मैं लिख के दे सकता हूं सुधीर जी कि अगर ये 5 काम आधा आधा घंटा मतलब 2.5 घंटा अगर आप डेली करते हो और 1 साल प्रोसेस लेते हो विदाउट ब्रेक, तो डेफिनेटली आपके नंबर आएगा, जो भी आपका ड्रीम है कि मेरे से लिखवा लो। ठीक, चलिए सर, तो ये लास्ट सेक्शन था 530 जिसमें कहा गया है कि अब हमने जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड से हमें कोटो को चलाना है। क्या करना है कोटो में अर्जी? इन्होंने लिखा ऑल ट्रायल इंक्वायरी प्रोसीडिंग अंडर द संहिता, जिसमें क्या क्या शामिल है? जिसमें सम्मन या वारंट का इश्यू करना। अब सम्मन या वारंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड से हर जी? सर जैसे व्हाट्सएप के थ्रू होता है। आजकल कोर्टों में जब डिफेंडेंट की या दूसरी पार्टी की हाजिरी इंश्योर करानी पड़े तो व्हाट्सएप से, ईमेल से भी सम्मन करवाए जाते हैं। 138 के केस होते हैं जैसे, तो उसमें ईमेल से सर्विस सम्मन होता है नहीं होता सुधीर जी? हाँ, कंप्लेनेंट या विटनेस का एग्जामिनेशन, वो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर सकते हैं हम, वो शामिल है उसमें ट्रायल में, इंक्वायरी में। एविडेंस का रिकॉर्ड करना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकता है। तो ये सारी बातें इन्होंने करी है। लास्ट सेक्शन में क्या कहा गया है? लास्ट में कहा है रिपील एंड सेविंग। इसमें क्या कहा गया? इसका मतलब कि जो हमारा अभी तक एक्ट चल रहा था वो एक्ट हमने रिपील कर दिया। कौन सा एक्ट चल रहा था अक्षिका? Sir, CRPC, Code of Criminal Procedure 1973. वो पेन चल रहा था, वो रिपील कर दिया, खत्म कर दिया, और उसकी जगह पे क्या आ गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है यहां तक? उसके बाद हाँ, जो कार्रवाई चल रही थी, पेंडिंग थी, उन पे अभी वही आपका सीआरपीसी 1973 अप्लीकेबल चलता रहेगा, होता रहेगा। ठीक है यहां तक? कोई डाउट? चलिए सर, उसके बाद एक बार और फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं हम कि अभी हमने पुराना सीआरपीसी और नए सीआरपीसी में क्या चेंज हुआ इसका एक बार आउटलाइन आपको बताने की कोशिश करी। वो सेक्शन बताए जो डिलीट हो चुके, वो सेक्शन बताए जिसमें डेफिनेशन बदली गई, वो सेक्शन बताए जो कि अभी नए जोड़े गए। अब इसमें हम आपको 25 क्वेश्चन लिखवाएंगे, जिन 25 क्वेश्चन को अगर आप उस पे अपना मटेरियल तैयार करते हो, और वो कोई नए नहीं है, आपके पढ़े ओढ़े हैं, पर होना क्या चाहिए? सिर्फ होना क्या चाहिए? सिर्फ सुधीर जी, जी सर। होना यह चाहिए कि जब वो हम 25 सवाल बोल रहे, कोई भी मतलब, खटाखट आप उसके सिनॉप्सिस, कंसेप्ट, कीवर्ड, केस लो, फाइंडिंग, कंक्लूजन, डिफरेंस, ये बता पाओ। यानी अटक पच्चू तो हमें सबको ही पता है, पर आप कुछ किस चीज का पेपर दे रहे हो या किस चीज का पेपर दोगे? जज बनने के लिए, सरकारी वकील बनने के लिए, गजटेड अफसर बनने के लिए।
हमारे इंडिया में कितने जज है अजय जी? नहीं पता सर। अनसुईया? सर 10-20 हजार। हाँ, तो आपने तो आधा आधा फर्क कर दिया, 10-20 हजार। हाँ, हर्ष? सर 3 से 4 हजार के आसपास। अराउंड 21,000 जजेस है सर। हाँ, हमारे यहाँ कुल मिला के डिफरेंट डिफरेंट है, 3-4 हजार आप जो है हाई कोर्ट वाई कोर्ट के बोल रहे हो संदीप जी, आई थिंक। और कुल मिला के मतलब ये मान के चलो 15 से 20 हजार। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा मैं। अगर हर जी की बात को मान लो बस 20 हजार जज है, तो बहुत पुरानी मैं स्टडी बता रहा हूं। अमेरिका में 10 लाख आदमियों पे 50 जज है, थे। बहुत साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो कम से कम 15 साल पहले की बात कर रहा हूं। इंडिया में 1 लाख पे 50 हजार बोला था, 50। क्या बोला था हर्षी अभी मैंने? सर आपने 50 10 लाख पे 50 जज बोला था। हाँ, मतलब ये है कि हमारे यहाँ मोटा मोटा 5 लाख पे एक जज है। और स्ट्रेंथ की बात करें, हमारी पॉपुलेशन कितनी है संदीप जी? अप्रोक्सीमेट 125 करोड़ के आसपास 125 कहाँ हो गया सर, अब तो ज्यादा हो गया 125 करोड़ ये से। 140 सर, 140 करोड़। 140। हाँ, 125 तो बहुत पीछे रह गया बेटा। राइट नाउ वी आर फर्स्ट इन पॉपुलेशन। चाइना को छोड़े हमने काफी दिन हो लिया पीछे, कम से कम 6 महीना हो लिया मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत ना हूं तो। और हमारे यहाँ जज जो है 150 करोड़ में 20 हजार जज है। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं सर, ये पोस्ट जो है इसके लगने के बाद आप हिंदुस्तान में राजा हो, शाही आदमी हो आप। मैं ये बोलना चाहता हूं, तो इसके लिए आपको मेहनत। हाँ बोलो। सर ये 20 लगभग 15 से 20 हजार बता रहे हैं, सब मिला के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी, सेशन सब कोर्ट भी, सब 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 मिला के। सब सब, सब मिला के सर, सब मिला के। ठीक। भाई दूर क्यों जाओ, सुप्रीम कोर्ट में तो 20 ही 30 ही है, अंदाजा बोल रहा हूं। और 28 हाई कोर्ट है, 33+1 है सर, 34 है केवल वो अभी सैंक्शन है बीच में। सर। सर वो सैंक्शन स्ट्रेंथ है तो। और हाई कोर्ट जो है उनमें 28 हाई कोर्ट है। 6-7 हाई कोर्ट तो ऐसे है जिसमें एक ही जस्टिस होता है, जो असम है। असम में तो ज्यादा है खैर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, उनमें तो 2-2 जस्टिस होते हैं पूरे। शिमला में 6 जज है। शिमला हाई कोर्ट में कितने जज है हर से? मुश्किल से 7-8 है बस। तो 300-400 जो बोल रहे थे ना संदीप जी, वो तो हाई कोर्ट जजों की बात है सिर्फ। बाकी 15 हजार तो हमने टोटल इंडिया के सिविल जज उनका जिक्र किया है, एडीजे, डीजे, एडीजे, उनका जिक्र किया। चलिए सर, हालांकि हमारा इशू नहीं है, पर ये सिर्फ हमने ये बताया बेटा कि जज की जो आप तैयारी कर रहे हो, ये आपको इंडिया में सबसे ऊपर लेकर बैठा देगी। तो इसके लिए आपको मेहनत भी उसी लेवल पे करनी पड़ेगी। मैं ये बोलना चाहता हूं, इतनी आसान नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि 5 चीज अगर आप डेली करते हो, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना और मेमोराइज करना, और कम से कम लगातार 1 साल 1.5 साल, तब जाके मैं कह सकता हूं कि आपका जज लगना पक्का है। ये मैं कहना चाहता हूं। कोई शक संदीप जी? नहीं सर। चलिए,
अब लिखते हैं आगे। अब हम उन 25 क्वेश्चनों का जिक्र करेंगे जो पहले भी आपने सुने हैं। अभी हमने अनसुईया सिमेट्री में 16 क्वेश्चन लिखवाए हैं पहले, लिखेंगे मतलब लिखेंगे। तो एक बार आप इनको कीवर्ड लिखवा रहा हूं मैं बस। ये पेपर में आपको ऐसे, लिसन, ऐसे पेपर में ये ऐसे या ऐसे कैसे भी आ सकते हैं। सीधा सीधा भी पूछ सकता है वो, और कान पकड़ के भी पूछ सकता है, पर आपको बेसिक पता होना चाहिए। लिखते हैं सर, बोलिए। हर जी चलिए। पहला एक सवाल आ सकता है, अरेस्ट विदाउट वारंट। सेक्शन 35 था नए का। सेक्शन बाद में लिखेंगे, अभी तो हम टॉपिक ही बता रहे हैं आपको बस, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या है, अरेस्ट का। मेन क्वेश्चन को कौन सा लिखा है मैंने, अरेस्ट विदाउट वारंट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मेंटेनेंस का। ये हमारा सेकुलर लॉ है। सेकुलर लॉ का मतलब क्या अक्षिका? सर सबके ऊपर है, पर्सनल पे ये नहीं। सभी धर्मों के व्यक्तियों को मेंटेनेंस देने की बात कर रहा है, ठीक है यहां तक। तो इसमें मेंटेनेंस किसको मिलता है, पत्नी को अपने बच्चों हस्बैंड से, बच्चों को अपने पेरेंट से, पेरेंट को अपने बच्चों से। तो ये एक मेन क्वेश्चन है दूसरा नंबर का। सेक्शन हम बाद में देखेंगे, अभी टॉपिक बोल रहे हैं वे सिर्फ वही पुराने जो आपने पढ़े हो, उन्हीं का जिक्र है, कोई नया नहीं है। पर हम आपको ये मेमोरी याद करवाना चाहते हैं कि इन क्वेश्चनों पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। अगर मैं आपको अभी बोलूं तो क्या आप अभी 2 पेज लिख सकते हो, 3 पेज लिख सकते हो? ऐसी आपकी पकड़ होनी चाहिए, ये मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक सर है जी? मेंटेनेंस लिख दूंगा सर। हैं? मेंटेनेंस वाले क्वेश्चन पे तो लिख दूंगा सर। लिख दोगे? चलो लिखिए, अभी है ना, अभी आधा घंटे बाद क्लास खत्म हो जाएगी। फिर मेरे को मेंटेनेंस पे लिख के इन वन गो, एक बार में, एक बार में, एक बार में लिख के मेरे को सारा पेज लिख के दिखाइए, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, और मेरे को व्हाट्सएप करिए। कल हम इस पे बात करेंगे पहले। ओके सर। चलिए सर आगे। तीसरा क्वेश्चन है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर को कहां डिफाइन किया है अनसुईया, हर्षिका? सेक्शन 173 सीआरपीसी और 193। संदीप जी वेट वेट, अक्षिका बताओ एफआईआर को कहां डिफाइन किया है? नहीं किया गया है, बस ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में बोला गया था। अंशुया जी 1 मिनट रुको। अक्षिका जी आप बताओ, हर्ष आप बताओ, एफआईआर को कहां डिफाइन किया गया है? सर एफआईआर को वैसे एज इट इज तो डिफाइन नहीं किया हुआ, लेकिन 154 जो सीआरपीसी उसे रिलेट करता है। पुराने वाला, पर अब नए ध्यान रखना है। अभी तो सर संदीप जी एफआईआर को डिफाइन कहीं नहीं किया। सीआरपीसी में एफआईआर को लेकर प्रोसीजर बताया है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो उसका प्रोसीजर बताया गया है, ये हम बोलना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब एफआईआर को लेकर, एफआईआर कौन लिखेगा, कैसे लिखेगा, अगर अफसर ना लिखे तो क्या करेंगे, कोर्ट के पास क्या अख्तियार है, इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाएगी, एफआईआर की एविडेंटरी वैल्यू क्या है, वो सारी बातें हमें पता होनी चाहिए,
उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, अगला अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा कन्फेशन को लेकर। कन्फेशन किसी और एक्ट में भी दिया गया है? सायक जी, सुधीर जी, बी अमित रजक जी, जी सर, BNS की सेक्शन 15 2023 में, BNS 2023 नहीं सर, BSA सॉरी, भारतीय साक्षरता नियम 2023 BSc, सेक्शन 15। हाँ BSc. हाँ हाँ हाँ, तो एविडेंस एक्ट में भी कन्फेशन दिया हुआ है, पर वहां क्या बताया गया है सुधीर जी? वहां ये बताया गया है कि कन्फेशन जो है वो रिलेवेंट है या ना है, वो माना जाएगा नहीं माना जाएगा। और यहां क्या बताया है? कन्फेशन को रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है। मजिस्ट्रेट के सामने जब आप ये कहने जाओगे कि मैं ये कह रहा हूं कि मैंने मर्डर करा है, तो आपके कहने पर मजिस्ट्रेट आपके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लेगा अर्जी एकदम? नो सर। क्यों? सर वो फ्री होनी चाहिए, वो जैसे उसमें एविडेंस में आपने बताई थी, थ्रेट, इंड्यूसमेंट वगैरह, उन सब चीजें फैक्टर से फ्री होनी चाहिए। तो मजिस्ट्रेट को जाके बता रहा है वो। सर फिर वो 164 के अंडर ओल्ड सीआरपीसी में स्टेटमेंट में वो कंसीडर किया जाएगा। वही तो पूछ रहा हूं मैं। ओके सर, फिर वो कंसीडर किया जाएगा, 164 में कंसीडर नहीं, किया। मेरा सवाल ये है कि मजिस्ट्रेट उसको एकदम लिख लेगा या उसे कुछ बोलेगा, कहेगा? सर बोलेगा। सर उससे बोलेगा कि आप जो भी दे रहे हो कि वो एज एविडेंस में आपको माना जाएगा, इसलिए आप जो भी बोले अपनी मर्जी से बोले, अपनी सहमति से बोल रहे हो। तो संदीप जी जैसे कह रहे हैं कि उसको एक मजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी है, पहले उसको वार्न करेगा, भाई मत दो, नहीं तो ये तुम्हारे खिलाफ फांसी का फंदा बन जाएगा। ठीक है यहां तक? चलिए सर, उसके बाद अगला क्वेश्चन है रिमांड का। जब सबसे पहले क्या होती है? FIR, फिर क्या होता है? अरेस्ट, फिर क्या होता है? फिर हम उसको कोर्ट के सामने लेके जाते हैं। कोर्ट के पास 3 ऑप्शन है। पहला, अगर बेल लगाई है और बेल बनती है, बेल दे दो, अभी आएगा बेल का भी। उसके बाद अगर बेल नहीं बनती तो भाई जेल भेज दो। अगर पुलिस वाले कह रहे हैं कि ना अभी इसकी थोड़ी खातिरदारी करनी है हमने, तो फिर कोर्ट क्या कहेगी अर्जी? सर खातिरदारी के लिए फिर पुलिस कस्टडी दे देगी। तो फिर उसके लिए कोर्ट जो है उसकी खातिरदारी के लिए टाइम दे देगी। तो ये रिमांड, एक वर्ड यहाँ पे पुलिस रिमांड का एक क्वेश्चन है जो पुराना 167 था, उसकी हम बात कर रहे हैं। इसको लेके भी क्वेश्चन आते हैं अजय जी। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है जुडिक्शन को लेकर कि कोई भी केस कहां पे इंक्वायरी किया जाएगा और कहां पे ट्रायल किया जाएगा। अनसुईया जी। वीडियो ऑन करो, बताओ अक्षिका, जुडिक्शन क्या है? सर किस कोर्ट के पास जुडिक्शन पावर है टू टेक अ केस, उस पे ट्रायल करने का, उसको आगे लेके जाने का? बेसिक रूल क्या है सुधीर जी, संदीप जी? बेसिक रूल तो यही है सर, जिस एरिया में जो कोर्ट पड़ता है ना, उसी एरिया में ही उसका भाई केस की ट्रायल होगा। तो बेसिक रूल आप संदीप जी ने बहुत अच्छा बताया, बड़ा शॉर्ट में बताया आज, कि बेसिक रूल ये है जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ, उस ऑफेंस कमिट होने वाले क्षेत्र में जो कोर्ट काम करती है, उस कोर्ट में ही उसकी इंक्वायरी या ट्रायल होगा। ठीक है सर? बाकी एक पूरा चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है, तो वो उस पर भी हम बात करेंगे। भूपेंद्र कौशिक जी, क्या हाल है? ठीक है सर, एकदम बढ़िया।
माइक म्यूट करिए और सर उसके बाद हाँ बोलो। मुझे एक चीज पूछनी है, मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। तो एफआईआर के बाद आपने सिर्फ कन्फेशन कराया, उससे बीच में भी कुछ और था एफआईआर के बाद? ना ना, एफआईआर फिर कन्फेशन। थैंक यू सो मच सर। तो सर पुलिस रिमांड वाला बोला था आपने 167 वाला, ये भी है क्या इसके स्टेप में? नहीं, ये क्वेश्चन है एक अपने आप में। ओके रिमांड मैंने क्वेश्चन बोला, अपने आप में क्वेश्चन है, ओके। मैं नहीं बोला। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, वीडियो ऑन करिए। वीडियो ऑन करने से हमें आपकी मूवमेंट, आपका जेस्चर, आपका माइंडसेट पता लगता है, कितने आप अटेंटिव हो नहीं हो, ये हम कहना चाहते हैं। ये हमारा स्टाइल है, ठीक। उसके बाद दूसरा हम ये भी बोलना चाहते हैं कि कल से जो है हम एक एक कंसेप्ट जो आज बोल रहे हैं उसमें से कल एक कंसेप्ट को हम पिक करेंगे और वो पूरी क्लास में समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर उसको लिखवाने, पढ़वाने और आपके क्वेश्चन, ये स्टेप हम उसमें करेंगे। एक क्वेश्चन, उसकी रीडिंग, उसकी राइटिंग, उसके क्वेश्चन आंसर और आपके डाउट, ये एक क्लास का सेशन रहेगा, ठीक है। तो आपको अगर ये चीजें पकड़ में आ रही हो, आपके फ्रूटफुल हो, तो आप इसका जो सिस्टम है उसके हिसाब से अपना रजिस्ट्रेशन भी कराइए। ये भी मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, ये मैं बोलना चाहता। अगला हमारा क्वेश्चन है कंप्लेंट। कंप्लेंट को लेके क्वेश्चन एक हमने लिखा है, अगला क्वेश्चन, कि कंप्लेंट में मजिस्ट्रेट क्या काम करेगा। आपको पता होना चाहिए कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस वो हमारा दो तरीके से कार्रवाई को शुरू करने की बात बोलता है। पहला तरीका कि कोई अगर ऑफेंस हुआ तो उसकी आप एफआईआर दर्ज कराओ। हमने एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। क्या सिस्टम बनाया हुआ है भूपेंद्र जी? जी सर, ये पहले एफआईआर होती है, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है एसपी वगैरह, तो फिर हम कोर्ट के माध्यम से एक प्राइवेट कंप्लेंट डालते हैं। वो फिर हमने बोला हमने अपराध होने के बाद उसको कैसे टैकल करें, एक पूरा मैकेनिज्म बनाया है। क्या मैकेनिज्म बनाया है? पूरा पुलिस महकमा बनाया है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता है, स्टेप बाय स्टेप, सिपाही से लेके डीजीपी तक। तो अगर कोई अपराध घटित होएगा तो उसके बाद हमें पूरे क्षेत्र को थाने में डिवाइड किया हुआ है और वहां जाके हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की जाती है। पहला सिस्टम। दूसरा, अगर या तो पुलिस उस पर एक्शन ना लेवे, या कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें हमें पुलिस के पास जाने की जरूरत ना है। भाई, एक आदमी के पत्नी ने दूसरी शादी कर ली, आप पुलिस में जाके क्या कहोगे कि जी दूसरी शादी रुकवाओ ना। उसके लिए हमने सीधा पुलिस की बजाय मजिस्ट्रेट को काम सौंपा है कि भाई आप इन केस में कंप्लेंट दायर करो और उस केस को आगे बढ़ाओ। ये इन्होंने कहा, ठीक है यहां तक हर जी। डेफामेशन के केस में आप पुलिस में जाके एफआईआर दर्ज मत कराओ, आप मजिस्ट्रेट के यहां जाके कंप्लेंट दर्ज कराओ। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमारा क्रिमिनल सिस्टम दो तरीके से काम करता है। एक वो केस जिसमें एफआईआर दर्ज होती हो, और दूसरा वो केस जिसमें मजिस्ट्रेट के पास जाकर आपको कंप्लेंट दर्ज करनी होती है। हाँ, ये बात अलग है, अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज ना करे तो उस केस में भी हम मजिस्ट्रेट के पास जाकर कंप्लेंट दर्ज करते हैं। तो दो तरीके क्रिमिनल सिस्टम को ऑपरेट करने के मैंने आपको बताए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपने बोला कंप्लेंट के बारे में क्वेश्चन। हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे भाई कंप्लेंट होती क्या है, मजिस्ट्रेट क्या काम करता है,
और उसमें एविडेंस कैसे ली जाती है, डिसमिस हो जाए तो क्या किया जाएगा, अगर कंप्लेंट एक्सेप्ट हो जाए तो क्या किया जाएगा, और कंप्लेंट केस का ट्रायल कैसे होता है। ये सारी बातें हम कंप्लेंट वाले चैप्टर में, कंप्लेंट वाले क्वेश्चन में आने वाले टाइम में बताएंगे। उसके बाद अगला है सबसे इंपॉर्टेंट, चार्ज फ्रेम करना। चार्ज, तो चार्ज एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग में सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, जो कि किसको सेपरेट करता है अनसुईया? चार्ज की जो स्टेज है वो किसके बीच की स्टेज है? तो इंक्वायरी और ट्रायल के बीच की। वेरी गुड, वेरी गुड। चार्ज जो है वो स्टेज है जो सेपरेट करती है इंक्वायरी को ट्रायल से। इन्वेस्टिगेशन में क्या लिखा? इन्वेस्टिगेशन मतलब गवाह, कलेक्ट द एविडेंस बाय द पुलिस। इंक्वायरी में क्या लिखा? कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट। ये नहीं लिखा इंक्वायरी होती क्या है, कहीं लिखा है संदीप जी, कहीं लिखा है इंक्वायरी क्या होती है? हर्ष, सर इंक्वायरी के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सर इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर संहिता बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। यही मैं कह रहा हूं सर, इंक्वायरी में ये नहीं बताया होता क्या है। इंक्वायरी में ये बताया है कि भाई इंक्वायरी वो चीज होती है जो मजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है, और ट्रायल की डेफिनेशन है संदीप जी। अक्षिका, ट्रायल की डेफिनेशन दी गई है हमारी बीएनएसएस में? ट्रायल की कोई डेफिनेशन नहीं है, इंक्वायरी मजिस्ट्रेट करेगा ये बोला। तो हम ये बोलना चाहते हैं चार्ज वो स्टेज है जो कि इंक्वायरी को ट्रायल से अलग करती, सेपरेट करती। हालांकि चार्ज को भी डिफाइन नहीं किया गया, चार्ज को भी बीएनएसएस में डिफाइन नहीं किया गया। क्या कहा गया अर्जी चार्ज के बारे में? सर चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड देन वन। सर इन्होंने जो शेड्यूल में पुराने में फॉर्म नंबर 32 था उसमें 4 प्रकार के चार्ज का जिक्र किया गया था। अगर आपने एक अपराध करा है, मर्डर करा है, तो कोर्ट लिखेगा एक्स बंदे ने फला तारीख को फला दिन पे मर्डर करा है। और आपने चोरी करी है, हरेसमेंट कर दिया और चलते चलते मर्डर कर दिया, तो वो आपके खिलाफ लिखेगा कि भाई पहला आपने चोरी करी, दूसरा आपने हरेसमेंट करा, तीसरा आपने मर्डर करा। तो पहले केस में 1 हेड चार्ज था, दूसरे केस में मोर देन 1 हेड चार्ज था। सिर्फ कैटेगरी बताई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज ये नहीं बताया कहीं भी। कहीं बताया है? नहीं बताया सर। काइंड बताइए, नेचर बताइए सिर्फ। होता क्या है चार्ज भूपेंद्र जी? चार्ज सर किसी मजिस्ट्रेट द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें जो चार्ज अक्यूज्ड पे लगाया जाता है कंफर्मेशन होता है कि जो एफआईआर में चार्ज लगे हैं वो मजिस्ट्रेट उनको चार्ज फ्रेम बोलते हैं, उसको चार्ज फ्रेम करता है कि इन सेक्शंस पे ट्रायल चलेगा। सहायक जी ने हैंड रेज किया था, बताओ। सर चार्ज इज द प्रिसाइज इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑफेंस। हाँ, बेसिकली जो है चार्ज जो है एक्यूज के खिलाफ पुलिस ने क्या केस बताया है उसका प्रेमा फेसाई जो है हमने इश्यू फ्रेम कर लिए, चार्ज फ्रेम कर लिए। तुम्हारे खिलाफ पुलिस ने ये कहा है कि ये आपने अपराध करा है। अब आप अपना फेयर ट्रायल करो, अपना बचाव करो, इस बात की इंटीमेशन हम उसको बताते हैं। ये नहीं चार्ज फ्रेम करने से वो अपराधी साबित हो गया। चार्ज फ्रेम करने से वो अपराधी साबित नहीं हुआ, बल्कि हमने पुलिस की बात को प्रिसाइज करके एक्यूज को बता दिया ताकि वो अपना ट्रायल के दौरान
अपना बचाव कर सके। उर्वशी बोलो। चार्ज पे सर कंसिडरेशन भी होता है, अगर कंसिडरेशन के अंदर मजिस्ट्रेट को लगे कि ये चार्ज जो सेक्शन है गलत बताएंगे। लगाया, उसको हटाया भी जा सकता है। हाँ बताएंगे सर, बताएंगे। वेरी गुड। उर्वशी जी कुछ बोलना चाह रहे, पूछना चाह रहे? यस मैम, यस सर, ये बोला जाता है कि अगर जो जो ऑफेंस किया है तो वो पुलिस मतलब रजिस्टर करती है पहले एफआईआर, और फिर इन्वेस्टिगेशन करती है, मतलब ट्रायल इंक्वायरी करती है, फिर इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर चार्जशीट करती है। तो ये पूरा साइकिल है, प्रोसीजर है। ठीक है। वीडियो ऑन करो, कैमरा ऑन करो, फिर सुनेंगे हम आपकी बात और अच्छी तरह। चलिए सर, बहुत अच्छे बेटा। आगे अगला हमारा पॉइंट है, जैसे बोला चार्ज का एक मेन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, इसके बारे में डिटेल शेयर करेंगे। इसके 2 क्वेश्चन है, 2 पार्ट में है, पर एक क्वेश्चन हमने इसका बनाया है। एक कंटेंट ऑफ चार्ज और दूसरा अनुसुईया जी अक्षिका ज्वाइंडर ऑफ चार्ज सर। ज्वाइंडर ऑफ चार्ज। 2 टॉपिक है, 2 क्वेश्चन है, पर हमने उसको एक क्वेश्चन माना है। अनुसुईया जी, एक क्वेश्चन है कंटेंट ऑफ चार्ज, एक क्वेश्चन है ज्वाइंडर ऑफ चार्ज, बट बोथ आर रिलेटेड। ऐसे एक एक सेक्शन को अलग अलग क्वेश्चन मानने लगे अनुसुईया जी, सुधीर जी, तो कितने क्वेश्चन बन जाएंगे सीआरपीसी में हर जी? सर इंडेफिनिट। मतलब फिर तो कम से कम 100-150 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो हमने इसको प्रिसाइज करके 25 क्वेश्चनों में रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी है, ताकि हम एक लिमिट में तैयारी कर सके। सर हाँ मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने चार्ज का बोला 2 क्वेश्चन आपने इकट्ठे कर दिए, तो उस टाइम पे सर सारे सेक्शंस एक्सप्लेन करना बेयर एक्ट के पॉसिबल हो पाएगा सर एग्जाम टाइम पे, बताएंगे सर, राइटिंग के टाइम पे? सर वो तो ये देखना है ना क्वेश्चन क्या है सर। ये तो ये देखना है कि कंटेंट ऑफ चार्ज ये क्वेश्चन आया है, ज्वाइंडर ऑफ चार्ज ये क्वेश्चन आया है, या इनके बीच में भी एक सब सेक्शन है, अल्टरेशन है, ज्वाइंडर है, ओमिशन है। ओके सर। तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस फॉर्म में आए भूपेंद्र जी। ओके सर। इस बात पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस फॉर्म। हम तो आपको एक ओवरऑल एक होलिस्टिक फॉर्मेट आंसर बता देंगे, ओवरऑल तो वो समझा लिखना पड़ेगा अपनी मेंटेलिटी के साथ। अपनी मेंटेलिटी नहीं, लिखना पड़ेगा क्वेश्चन कैसे आया उसके हिसाब से। वही सर जो क्वेश्चन पूछा है वही लिखना पड़ेगा ना, लेकिन जिस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा वो आप बताइए सर, मैं तो कंफ्यूज हूँ। बता देंगे सर, बता देंगे, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, अगला है ट्रायल। अगला एक क्वेश्चन हमने बोला 9वें नंबर पे है, 9वें क्वेश्चन नंबर 9 ट्रायल। तो सर अनुसुईया जी, हम ये कहना चाहते हैं कि ट्रायल कितने प्रकार का होता है उर्वशी जी? सर ट्रायल 5 4 3 1 बताओ आंसर। सर 3 प्रकार का होता है। चलिए सायक जी, अनुसुईया जी, सर 4 होता है सर। अक्षिका, यस सर। कितने? सर 2 ही प्रकार के ट्रायल होते हैं। बताओ। सर मैं थोड़ी देर में करूं कनेक्ट प्लीज। ठीक, टेक योर टाइम। हर्ष, भूपेंद्र जी, सर ट्रायल जो है सेक्शन अनुसुईया पुराने वाले की बात कर रहा हूं, 225 से लेके 260 तक है। एक ट्रायल है सेशन ट्रायल, यस 3 टाइप। एक ट्रायल है वारंट ट्रायल। इसकी 2 कैटेगरी है,
वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट, वारंट ट्रायल अदर देन पुलिस रिपोर्ट, मतलब कंप्लेंट केस, जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया था भूपेंद्र जी, अगर आपको ध्यान हो तो 3 ये हो गया अनसुईया, एक ट्रायल समन ट्रायल और एक ट्रायल समरी ट्रायल। तो टोटल कितने हो गए अनसुईया? 5। 5। सम्मन, वारंट वाला पुलिस रिपोर्ट पे, वारंट वाला कंप्लेंट केस पे, सम्मन ट्रायल और समरी ट्रायल। सर आपने एक सेशन ट्रायल बोला, एक वारंट ट्रायल बोला, एक वारंट ट्रायल पुलिस रिपोर्ट पे और वारंट ट्रायल अदर पे, अदर देन पुलिस रिपोर्ट, और समरी ट्रायल बोला, और आपने समन ट्रायल बोला, ये बोला ना सर? 5। ओके, ठीक है अर्जी यहां तक। अब इसमें फिर आप कहोगे वही बात, इन 5 ट्रायल को हमने एक क्वेश्चन की शेप मानना है कि भाई एक क्वेश्चन है, हमारी नजर में एक क्वेश्चन है। यो सेशन ट्रायल भी, वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट, वारंट ट्रायल ऑन कंप्लेंट केस, सम्मन केस और समरी ट्रायल, ऑल आर कंक्लूड इन वन क्वेश्चन। अब वो डिपेंड करेगा पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। हो सकता है क्वाइट पॉसिबल पेपर में आ रहा है समरी ट्रायल, बाकी 4 बेकार आपके लिए। हो सकता है पेपर में आ रहा है सेशन ट्रायल, बाकी 4 बेकार आपके लिए। हो सकता है वारंट ट्रायल और सम्मन केस। तो जैसा क्वेश्चन आंसर भी अनसुईया जी वैसा ही मैं बोलना चाहता हूं। अगला है प्ली बार्गेनिंग। 10वें नंबर पे क्वेश्चन हम लिखवा रहे हैं प्ली बार्गेनिंग। तो सर प्ली बार्गेनिंग हमारे क्रिमिनल सिस्टम में पहले काम नहीं करता था। ठीक है अनसुईया जी, उर्वशी जी, पहले हमारे यहाँ प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट नहीं था। कब आया हर्षी? सर ये अमेंडमेंट हुआ है चैप्टर 21A प्ली बार्गेनिंग सीआरपीसी में। कब कब कब? सर ईयर याद नहीं है थोड़े से। आई थिंक 2005-6 में कुछ ऐसा था। हाँ, तो ये 2005 में आया, जो 6 में लागू हुआ, और इसमें एक्यूज को या तो छोड़ दिया जाता है भूपेंद्र जी, या उसको कम सजा मिलती है। उसके बदले क्या करना पड़ेगा उसे अनसुईया? सर जो एमएसडी होता है वो उसको म्यूचुअली दोनों एक्यूज और विक्टिम के बीच होता है सर, म्यूचुअली सैटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन। एमएसडी मतलब महेंद्र सिंह धोनी? नहीं सर, म्यूचुअली सैटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन। हाँ, तो एमएसडी का मतलब है म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन। अगर एक्यूज विक्टिम को सेटिस्फाई कर दे, कैसे भी कर दे, सेटिस्फाई कर दे, लीगल मतलब लीगल, तो फिर कोर्ट उस एक्यूज को चाहे तो प्रोविजन पे छोड़ दे, चाहे उसकी कम सजा दे के छोड़ दे। ये प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट है। अगला है 11वें नंबर का क्वेश्चन। सर आपने कि म्यूचुअल वो बताया था आपने, डिटेल करेंगे 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 सर, डिटेल करेंगे। अभी तो प्ली बार्गेनिंग लिख लो सिर्फ। अगला क्वेश्चन है इशू एस्टोपल, जिसको हम डबल जियोपार्डी भी बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक अपराध के लिए ट्रायल किया गया और कोर्ट ने उसको छोड़ दिया या सजा दे दी, तो उसके बाद वही केस उसके ऊपर दोबारा भी चल सकता है। ठीक है उर्वशी जी? यस सर सर मेरा क्वेश्चन ये है, जब एक बार छोड़े दोबारा क्यों सर चलेगा? सर सर प्लीज प्लीज। ठीक है उर्वशी जी? जी सर। क्या बोला मैंने?
डबल जीओपार्डी अगर जो मतलब कोर्ट अक्यूज को छोड़ देता है और वो वही क्राइम करता है तो उसको डबल जीओपार्डी कहते हैं। अनसुईया? Sir, person acquitted cannot be trial again. यस। उर्वशी जी टेक केयरफुली सुनो, इसलिए मैंने वीडियो ऑन करवाया है। अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए ट्रायल किया जाता है, उसके बाद कोर्ट उसे या तो सजा दे देती है या उसको छोड़ देती है, एक्विट और कन्विक्ट, दोबारा फिर उस पे वो केस नहीं ट्रायल किया जाएगा। इसको बोलते हैं इशू एस्टोपल या डबल जेओपार्डी, कि एक बार तुम्हारी अगर एक्सरसाइज हो गई, एक बार तुम्हारा ट्रायल हो गया और तुम सजा या छूट गए, तो फिर दोबारा तुम्हारा उस केस में दोबारा ट्रायल नहीं होगा। ठीक है सर? संदीप जी आप ठीक है? एक बार सुनिए सर, एक बार पूरा सुनिए, फिर कोई चीज हो तो एक बार हैंड रेज करिए, मैं बोलता हूं बार बार। पर क्योंकि आपने वीडियो ऑन किया हुआ है तो मुझे आपकी मूवमेंट 100% पता लग रही है। तो अगर आप हैंड रेज करेंगे तो मैं अपना आप आपकी चीजों को पकड़ पाऊंगा, इसीलिए हम आपको वीडियो ऑन कराने की बात कर रहे हैं। मेन हब का काम है केयरफुली सुनना और नोट पैड रखना, उसमें नोट करते चले जाना। ये दो काम करो पहले। चलिए अगला क्वेश्चन है 12वें नंबर का, अपील, रिवीजन और रेफरेंस। हालांकि ये तो तीन अलग अलग कंसेप्ट है, पर दीज थ्री कंसेप्ट आर, हर जी सर डिफरेंट। However, these three concepts are different but interlink. इसीलिए हमने इसको एक क्वेश्चन की संज्ञा दी है, अपील, रिवीजन और रेफरेंस। कुछ ज्यादा हो जाएगा अनसुईया? नहीं सर, ठीक है। नहीं, मैं बोल रहा हूं इन तीनों पॉइंटों को हम अगर एक क्वेश्चन कह रहे हैं तो ये कुछ ज्यादा कंटेंट हो जाएगा। यस सर, तब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों? पेपर में तो पूछा जाता है, पेपर में सर पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द रेफरेंस, रिवीजन एंड सर द अपील। अगर कंपैरेटिव टेबल में देखा जाए तो फिर तो ठीक है सर, अगर पूरा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में होगा तब तो फिर ज्यादा हो जाएगा। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि ये पॉइंट ऐसे हैं जो कंपैरेटिवली टेबल में आपको बताने ही पड़ेंगे, क्वेश्चन कुछ भी आए तो उस केस में हमने इन तीनों पॉइंटों को इकट्ठा ही पढ़ना है। मैं ये बोलना चाहता हूं, लिखेंगे तो आप वही जो पेपर में आएगा। जी सर, तब ठीक है। लेकिन अगर रेफरेंस आ गया मान लो, तो रेफरेंस तो एक ही सेक्शन है वहां पे, लेकिन उसके साथ साथ आप 2 लाइन रिवीजन की बताओगे, एक पैरा रिवीजन का बताओगे, एक पैरा अपील का बताओगे, जब भी तो वो इंटरलिंक कर पाएगा, जब भी तो एग्जामिनर समझ पाएगा आपकी बातों को। ये मैं बोलना चाहता हूं, इसलिए हमने इसको एक क्वेश्चन मानना है। अगला क्वेश्चन 13वें नंबर पे, बेल, एंटिसिपेटरी बेल। बेल का भी हमने मतलब एक ही क्वेश्चन मानना है। आगे, इर्रेगुलर प्रोसीडिंग, इर्रेगुलर प्रोसीडिंग। आगे क्वेश्चन 15, कोर्ट भी केसों का कॉग्निजेंस एक लिमिट पे ही लेता है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन किसके लिए, हर जी? और क्रिमिनल ऑफेंसेस सर के इस टाइम के बाद वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। वेरी गुड, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर कॉग्निजेंस। कोर्ट जब मामले को एंटरटेन करेगा
तो उसका एक पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया गया है, वो एक क्वेश्चन मैं बोलना चाहता हूं। और 16वें नंबर पे इनहेरेंट पावर, कोर्ट की कौन सी कोर्ट है इसमें अक्षिका, अनसुईया? 22 हाई कोर्ट का सर। हाँ, हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर। तो सर टाइम पूरा हो लिया हमारा, और आज हमने आपको 16 क्वेश्चन जो इनके बेस है वो लिखवाए हैं। कल हम एक कंसेप्ट अरेस्ट विदाउट वारंट वो करेंगे, और बाकी 10 क्वेश्चन वो आपको लिखवाएंगे। तो कल से हमारा कंसेप्ट वाला सेगमेंट शुरू हो जाएगा। तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए अगर आपको लग